साथियों, पाकिस्तान की संसद में जंग की चेतावनी दी जाती है। एलओसी पर अचानक ड्रोन गतिविधियां बढ़ा दी जाती हैं और सिंधु नदी का पानी एक बार फिर दोनों देशों के रिश्तों के केंद्र में आ जाता है। सवाल है, क्या पाकिस्तान सच में किसी बहुत बड़े प्लान पर काम कर रहा है या फिर यह सब एक ऐसे संकट का नतीजा है जो आने वाले दिनों में पूरे क्षेत्र को हिला सकता है? सबसे पहले हम वो बात करते हैं। अभी आप यहां देख सकते हो कि भाई साहब इन्होंने क्या बोला है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि सिंधु नदी के पानी को तरसा पाकिस्तान। इनके जो आर्मी चीफ हैं, भारत के खिलाफ जंग की साजिश रचने पर जुट चुके हैं और एलओसी पर 35 ड्रोन यूनिट तैनात कर दिए हैं। आपको पता है कि इनका जो युद्ध चल रहा था ना, वो अफगानिस्तान के साथ लगातार चल रहा है। आप इस मैप को थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ इनका मैप है। इनका ना लगातार यहाँ ये डूरंट रेखा लाइन है, ये आपका पूरा पाकिस्तान है, ये बलूचिस्तान है, पूरा देखो ना, पाकिस्तान का एक बलूचिस्तान एरिया है, यहाँ से अफगानिस्तान है, इधर आपका ईरान मिल रहा है। तो यहाँ पर बड़ा विवाद बना हुआ है, ये डूरंट रेखा लाइन है, ठीक है, क्योंकि ये इन्होंने कुछ समय पहले अभी यहाँ अटैक करा था ना पाकिस्तान वालों ने, सभी को पता होगा, एयर स्ट्राइक करी थी। फिर अब अफगानिस्तान ने बदला लिया और इनके ऊपर ड्रोन अटैक करा है। तो इनकी सारी फोर्सेस जितनी भी थी, यूनिट्स थी, वो यहाँ आके खड़ी हो गई थी। अब इन्होंने क्या करा है, यहाँ से अपने फोर्सेस को हटा के भैया ये सीधे कहाँ ले गए, लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी पर वो ले चुके हैं, सारी फोर्सेस को यहाँ लगा रहे हैं यहाँ, क्योंकि ये पूरा रीजन किसका है, जम्मू कश्मीर भारत का एरिया है। 60% हिस्सा तो भारत के पास है ना जम्मू कश्मीर में, 30% पे ये कब्जा करके बैठा है, इससे थप्पड़ मार के बहुत जल्दी वापस लेंगे। तो अब इस पर यहाँ अपनी फोर्सेस ये तैनात कर रहा है, तो मतलब इनका पूरा मन है, पूरी युद्ध की प्लानिंग कर रहा है। अच्छा, इनको सपोर्ट कौन कर रहा है वो भी सारी चीजें बताऊंगा, किस किस देश से इनको कौन कौन सी जो जो फाइटर जेट्स मिल रहे हैं, वेपन्स मिल रहे हैं, कौन कौन देश इनको सपोर्ट कर रहा है, पहले से बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर रहा है। तीनों चारों फ्रंट से बहुत अच्छी तैयारी कर रहा है, ठीक है। अभी इनका एक बिलावल भुट्टो है ये भी लगातार बोलता है कि हम भारत को मिटा देंगे, हम भारत के अंदर घुस जाएंगे, भारत पाकिस्तान का बच्चा बच्चा भारत के साथ युद्ध करने के लिए तैयार है। मैं इनको पता नहीं हमने कितनी बार इनको पीटा है, कितनी बार इनको ठोका। ये बच्चे हैं, ये बच्चे तो हैं हमारे सामने, उछलते रहते हैं, इनको दोबारा से ये पिटने का मन कर रहा है तो दोबारा पिटेंगे, फिर दोबारा शांत हो जाएंगे। इनके एक मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, इन्होंने भी बोला था कि अगर ये खतरा बना रहा पानी का तो ये इसको सॉल्व नहीं हुआ तो हम जंग शुरू कर देंगे। अच्छा, अरे तुम्हारे पास कुछ है, तुम नल्ला पाकिस्तान हो और तुम जंग स्टार्ट कर दोगे। तो ये लगातार ऐसी बातें कर रहे हैं। अभी यूएन में भी बहुत अच्छी लताड़ मारी है, जो हमारी अनुपमा सिंह हैं, ये यूएन में गए थे सिंधु जल संधि को लेके, तो यहां पर भी बहुत अच्छी लताड़ लगाई है अनुपमा ने कि तुम भस्मासुर देश, बताया कि तुम भस्मासुर देश हो। ये लगातार हर जगह बयानबाजी करी रही है भाई साहब कि हम इसको मिटा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अभी इन्होंने संसद में फिर दोबारा से क्या बोला, ये देखो बात किसी बंद कमरे की नहीं है बल्कि पाकिस्तान की संसद की है। वहां के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, ये वाले ख्वाजा आसिफ, जब पोडियम पर खड़े होते हैं तो इनके चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट होती है, क्योंकि इनकी जनता ने चारों तरफ से विद्रोह कर दिया है, इनका तख्ता पलट होना तय है, इनका जाना तय है। तो ये घबराहट तो आना इनकी लाजमी है। अगर ये क्या कहते हैं पता है, अगर हमारी जल सुरक्षा यानी पानी पर आंच आई तो हम भारत के खिलाफ जंग छेड़ने से पीछे नहीं हटेंगे। तो ऑपरेशन सिंदूर में तुम पैरों तक क्यों पड़ गए थे अमेरिका के? फिर हमारे भी पैरों में पड़ रहे थे, पहले अमेरिका के पैरों में पड़े, फिर हमारे में, अरे बाबू जी हमें माफ कर दो, आप तो हमारे पिताजी हो, ये क्यों कह रहे थे? फिर अब दोबारा से तुम पिटोगे, फिर दोबारा ये बोलोगे कि हमें छोड़ दो, माफ करो। यह बयान कोई मामूली राजनीतिक बयानबाजी नहीं है, क्योंकि ठीक इसी वक्त नियंत्रण रेखा यानी एलओसी के पास एक ऐसी हलचल शुरू हो चुकी है जिसने भारतीय खुफिया एजेंसियों के कान खड़े कर दिए। मैंने अभी तो आपको बताया यहाँ कि भाई साहब इन्होंने अपने एलओसी पर अपनी पूरी यूनिट्स तैयार कर दी हैं। अफगानिस्तान से अपनी फोर्स को हटा के कहां शिफ्ट कर रहे हैं, यहां शिफ्ट कर रहे हैं। तो लगातार ये इनके दिमाग में कुछ प्लानिंग चल रही है। और इनके पास अभी फाइटर जेट J-35 जो करके 5th जनरेशन का, वो चीन देने वाला है इस साल के एंड तक। हमारे पास नहीं है अभी, हमारे पास जो राफेल है वो 4.5 जनरेशन का। वो सारी चीजें मैं अभी आपको बताने वाला हूं। ये जो आर्टिकल्स निकाल के लाया हूं ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, जो आजकल न्यूजों में आपको नहीं बताए जाएंगे। तो हमारी जो सीक्रेट जो इंटेलिजेंस फोर्स है उनके कान खड़े हो चुके हैं। पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के एक सीक्रेट ऑर्डर पर एलओसी के रावलकोट, कोटली और भीमभर सेक्टर में अचानक कम से कम 35 ड्रोन यूनिट्स को हाईलाइट पर तैनात कर दिया गया है। ये वो ड्रोन से हैं जो सिर्फ निगरानी नहीं करते बल्कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और टारगेटेड अटैक करने में माहिर हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ है कि पाकिस्तान अपनी पूरी ताकत को इस तरह झोंकने पर मजबूर हो गया है? क्या बाकी बात सिर्फ पानी की है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा मिलिट्री प्लान एक्टिवेट हो चुका है? सच को समझने के लिए हमें इतिहास के उस पन्ने को पलटना होगा जिसने आज पाकिस्तान की सांसें अटका रखी हैं। तो ये 1960 वाला जो ये पूरा जो बंटवारा है, इसकी पूरी कहानी है, इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए। कहानी शुरू होती है आज के करीब 66 ईयर्स पहले, 66 साल पहले। तारीख थी 19 सितंबर 1960। कराची के एक ऐतिहासिक हॉल में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू आपके यहां बैठे हुए हैं, आप यहां भी देख सकते हो जवाहरलाल नेहरू साहब।
और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान एक मेज पर बैठे हुए थे। वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में दुनिया की सबसे बड़ी जल संधि पर दस्तखत होते हैं, जिसमें हम सिंधु जल समझौते के नाम से जानते हैं। इसके तहत कुल 6 नदियों को हिस्सों में बांट दिया गया था। 6 नदियों को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। 3 पूर्वी नदियां रावी, ब्यास और सतलज का पूरा कंट्रोल भारत को मिला, जब 3 पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम और चेनाब का करीब 80% पानी पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। आप इसको यहां देख सकते हो साथियों, ठीक है। मैं आपको और थोड़ा सा ये देखना, पाकिस्तान को 80% मिला था और यहां भारत की बात करें तो 20% मिल गया था। पाकिस्तान को कौन कौन सी नदी मिली थी? सिंधु, झेलम और चिनाब मिली थी। भारत को कौन कौन सी? रावी, ब्यास और सतलज। अगर आप इसको थोड़ा सा मैप में क्लियर करके जूम करके थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहूं, ये इनके पूरे फैक्ट्स हैं, इसे भी आप एक बार पढ़ सकते हो। 1951 से लेकर 1960 तक वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में भारत पाकिस्तान में पानी के बंटवारे को लेकर बातचीत चली और आखिरकार 19 सितंबर 1960 को कराची में भारत के पीएम नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच ये समझौता हो जाता है साथियों, ठीक है। अब ये थोड़ा सा मैप है, इस मैप के थ्रू आप एक चीज को समझ सकते हो। ये पाकिस्तान वाला इलाका है जिसमें इंडस, झेलम और चेनाब नदी मिली थी, रावी, ब्यास और सतलज हमको मिल गई थी। ये थोड़ा सा मामला आपको समझ में आया होगा, ये पूरा मैटर क्या था। ठीक है साथियों, पाकिस्तान के लिए समझौता किसी लॉटरी से कम नहीं था। भारत की दरियादिली की वजह से उसकी खेती, उसकी बिजली और उसकी पूरी अर्थव्यवस्था इन नदियों के पानी पर टिकी हुई थी। लेकिन इस समझौते में एक बारीक नियम भी था। नियम यह था कि भारत इन पश्चिमी नदियों के पानी को रोक तो नहीं सकता, लेकिन उन पर हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बना सकता है, बिजली पैदा कर सकता है और सीमित मात्रा में सिंचाई भी कर सकता है। दशकों तक यह व्यवस्था चलती रही, लेकिन पाकिस्तान ने भारत की शराफत का जवाब हमेशा सीमा पार से आतंकवाद भेज कर दिया। उसे लगता था कि भारत चाहे जो कर ले, वो इस पानी की संधि को कभी हाथ नहीं लगाएगा। लेकिन साल 2025 में उसकी यह गलतफहमी हमेशा के लिए टूट गई। शाहपुर और कंडी पहलगाम का वो टर्निंग पॉइंट था, ये बड़ा टर्निंग पॉइंट है, आप इसको थोड़ा सा समझिएगा। अप्रैल 2025 में जब कश्मीर के पहलगाम में एक और कायरनामा आतंकी हमला हुआ तो दिल्ली के गलियारों में एक बड़ा फैसला ले लिया गया। भारत ने साफ कर दिया कि अब आतंकवाद और पानी एक साथ नहीं बह सकते। भारत ने अपनी दशकों पुरानी सहनशीलता की नीति को बदलते हुए पाकिस्तान को इस संधि की समीक्षा करने का एक बेहद कड़ा और आधिकारिक नोटिस थमा दिया। भारत का स्टैंड साफ था, अगर आप अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के बुनियादी नियमों को तोड़ेंगे तो हम इस संधि को मानने के लिए बाध्य नहीं हैं। लेकिन भारत सिर्फ नोटिस देकर नहीं रुका, जमीनी स्तर पर भी काम शुरू हो गया। रावी नदी पर सालों से लंबित पड़े शाहपुर कंडी बांध के प्रोजेक्ट्स को तेजी से पूरा किया गया और उस पानी को पूरी तरह रोक दिया गया जो भारत के हिस्से का था। लेकिन पहले बहकर सीधे पाकिस्तान चला जाता था, उसको पूरी तरीके से रोक दिया। अब भारत इस पानी का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर और पंजाब खेतों को सींचने के लिए कर रहा है। इसके साथ ही चेनाब और झेलम नदी पर बने किशनगंगा और रतेले जैसे पावर प्रोजेक्ट्स पर भारत ने काम की रफ्तार को दोगुना कर दिया है। पाकिस्तान के लिए यह किसी बड़े झटके से कम नहीं था, क्योंकि उसकी लाइफलाइन की चाबी अब धीरे धीरे भारत के हाथों में कसती जा रही थी। साथी भाई आप देख सकते हो ना, यहाँ इनकी हालत इतनी खराब हो गई, इनके पास कुछ बचा ही नहीं है। इनका पानी रुक गया। अभी पानी के लिए क्यों दे रहे हैं? क्योंकि भाई साहब इनके पाकिस्तान के सिंध और बलूचिस्तान प्रांतों में गंभीर जल संकट आ चुका है। एक कई लोग पानी के लिए परेशान हो चुके हैं वहां। अगर आप नॉर्थ वेस्ट कैनाल में बात करो तो वहां 64% पानी की गिरावट आ चुकी है। अगर आप इनके राइस कैनाल में की बात करोगे तो वहां 38% की कमी आ चुकी है। अगर आप इनके दादू कैनाल की बात करोगे तो वहां 82% की कमी आ चुकी है। ये टूट चुके हैं और वहां की जनता ने विद्रोह कर दिया। शुक्र बैराज में भी जल लगातार घट रहा है और वहां की जनता को सिंचाई के लिए, खेती के लिए पानी नहीं मिल रहा है। जनता विद्रोह कर रही है, जनता सवाल पूछ रही है। इन जो ये सरकार में बैठे हुए लोग हैं, जितने भी मंत्री हैं और ये जितने भी प्रधानमंत्री हैं, तुम क्या कर रहे हो? हमें पानी नहीं मिल रहा है। विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया है। इनका तख्ता पलट होना तो तय है, तो अब इनके पास एक ही ऑप्शन बचता है, युद्ध। और किसके साथ? भारत के साथ। पिटेंगे ये दोबारा, बहुत अच्छी तरीके से पीटता भारत इनको, और अब तो उठा उठा के पटक पटक के मारेगा। बलूचिस्तान को अलग तोड़ देंगे हम इनका, सिंधु देश को अलग बना देंगे इनसे, पीओके अपने साथ ले लेंगे, ये खत्म हो जाएगा। इस पाकिस्तान को मारेंगे, ठीक है। अब ये पूरी कहानी है, इसलिए ये बेचैन है। देखो ना, हर जगह इनको लताड़ पड़ रही है, यूएन में बहुत अच्छी तरीके से लताड़ पड़ रही है। अब ये क्या कर रहे हैं? अब भैया अब चाइना का मैटर समझो कि भाई जो चाइना है ना, इनको सपोर्ट क्यों करता है बार बार? चाइना सपोर्ट करने का एक रीजन है, वो समझना, वो भी थोड़ा सा अभी देर में बताऊंगा। अब जरा सोचिए कि अगर पाकिस्तान को मिलने वाला या पानी कम हो जाए तो वहां क्या हालात होंगे। यह कोई कयास नहीं बल्कि पाकिस्तान के भीतर से आ रही रिपोर्ट्स का कड़वा सच है। पाकिस्तान बुनियादी तौर पर एक कृषि प्रधान देश है। उसके सबसे उपजाऊ इस इलाके पंजाब और सिंध प्रांत पूरी तरीके से सिंधु नदी तंत्र पर निर्भर है। जब से भारत ने अपनी जल रणनीति बदली है, इन इलाकों की नहरें सूखने लगी हैं।
ये हालात इनके हो चुके हैं, इनकी नदियों के ये हालात हो चुके हैं। वहां कपास, गेहूं और चावल की फसलें बर्बाद होने की कगार पर हैं। यही नहीं, पाकिस्तान की आधी से ज्यादा बिजली मंगला और तरवेला जैसे बड़े बांधों से बनती है। पानी का स्तर गिरने का सीधा मतलब है कि पूरा पाकिस्तान अंधेरे में डूब जाएगा। पहले से ही कंगाली और भारी कर्ज से जूझ रहे देश के लिए यह स्थिति किसी सिविल वॉर जैसी है। वहां की आवाम भूखी प्यासी सड़कों पर उतरने को तैयार है और पाकिस्तान के हुक्मरान जानते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो उनका तख्ता पलट तय है। अपनी इसी नाकामी और जनता के गुस्से को दबाने के लिए पाकिस्तानी सेना ने हमेशा की तरह एक नया नैरेटिव गढ़ा है, भारत के साथ युद्ध और वहां की जनता में एक डर, युद्ध का डर। अब यहां से खेल होता है ड्रैगन का, ये होता है चाइना की, मतलब पाकिस्तान का जो पूरा प्लान क्या है, चाइना इनको क्यों सपोर्ट करना चाह रहा है। अब इस थोड़ा सा मैप देखो, मैप के थ्रू थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करूंगा, क्योंकि भाई साहब यहां अरेबियन सी देख रहे हो ना आपका, यहां इनका एक ग्वादर पोर्ट है, बलूचिस्तान में लगता है ग्वादर पेट, और यहां से निकलते हुए सिंध देश में, पंजाब से होते हुए इस तरीके से गिलगित बाल्टिस्तान में होते हुए इनका क्या जा रहा है, एक रास्ता निकाल रहा है। कौन? चाइना निकाल रहा है, पाकिस्तान में होते हुए। तो वैसे यहाँ के लोग, यहाँ इनकी जो सरकार, जो इंजीनियर्स काम करने आते हैं चाइना के, वो काम नहीं करने देते हैं। बलूचिस्तान वाले लोग पटक पटक के मारते हैं और भगा देते हैं। लेकिन चाइना का पूरा मतलब, चाइना इनको सपोर्ट क्यों कर रहा है कि मुझे सीधा यहाँ से अरेबियन सी से व्यापार करने के लिए यहाँ से यहाँ तक कोई मतलब कोई संकट ही नहीं आएगा। सबसे बड़ा रास्ता बनाना चाहता है कि मुझे अगर मिडिल ईस्ट से कोई भी व्यापार करना है तो मैं डायरेक्ट यहां से शॉर्टकट चाइना के लिए ले जाऊंगा, मुझे नीचे से नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है, साउथ चाइना सी होते हुए। तो अब ये पूरा बवाल है, क्योंकि भाई ये सीपैक बनाना चाहता है चाइना, और अगर भारत के साथ इसका युद्ध होता तो भारत इसको सीपैक को बनने नहीं देगा, क्योंकि भारत ने मना कर दिया कि ये हमारा हिस्सा है और हम ये कभी भी इससे ले लेंगे, क्योंकि ये जो हिस्सा था गिलगित बाल्टिस्तान और ये जो ये बोलते हैं ना आजादी, जो जम्मू कश्मीर को बोलते हैं, ये हमारा हिस्सा, ये नालायक है, ठीक है, ये इसको ये इसको दबा के बैठा हुआ है, इसको थप्पड़ मार के इससे वापस लेंगे, दोनों हिस्से हमारे हिस्से हैं। तो यहां से रास्ता निकलेगा तो भारत ने बोल दिया ये हमारे हिस्से हैं, अविभाज्य था, अविभाज्य है और अविभाज्य रहेगा, हम इसको कभी भी ले सकते हैं। चाइना तुम यहां से सीपैक मत निकालो, और तुम यहां पैसा लगा रहे हो तो अपने रिस्क पर लगाना। तो चाइना इसलिए इसको सपोर्ट कर रहा है, और यहीं पर इन्होंने एलओसी पर, लाइन ऑफ कंट्रोल पर ही अपनी पूरी फोर्स तैनात कर दी है। तो चाइना इसको सपोर्ट करेगा। अब चाइना ने सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया इसको, भाई 5th जनरेशन का फाइटर जेट दे रहा है चाइना। जब वजूद पर बनाई हो तो पाकिस्तान की मिलिट्री थिंक टैंक ने एक बेहद खतरनाक और सीक्रेट प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। हालिया डिफेंस रिपोर्ट्स और आर्टिकल्स के मुताबिक पाकिस्तान इस वक्त तीनों मोर्चों पर अपनी पूरी ताकत लगा रहा है। सबसे पहला और हैरान करने वाला कदम यह है कि पाकिस्तान के अफगानिस्तान सीमा डूरंड लाइन, ये वाली डूरंड लाइन है इसकी, ठीक है, जो अफगानिस्तान का, ये पता बलूचिस्तान वाला एरिया है, और बलूचिस्तान का जो एरिया है अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर लाइन बनाता है और ईरान के साथ बॉर्डर लाइन बनाता है। यहाँ के लोगों ने ऑलरेडी विद्रोह कर दिया कि हमें एक अलग और स्वतंत्र देश बनना है, संप्रभु देश बनना है, और ये सिंधु अलग बोल रहे हैं, हमें एक अलग देश बनना है, हमें तुम्हारे साथ रहना नहीं है। यहाँ रोज अफगानिस्तान को तोड़ ही रहा है, ये हमारा हिस्सा, हम इसको ले लेंगे, तो इसके पास ये हिस्सा बच जाए और कुछ नहीं है, तो इसे भी कोई ना कोई इससे छीन ही लेगा। तो ये तो किसी, इसकी तो कुछ औकात ही नहीं है। तो इनका अफगानिस्तान के साथ चल रही थी स्ट्राइक्स, मतलब युद्ध चल रहा था इनका, कहीं ना कहीं कोल्ड वार तरीके से, ये इसके ऊपर स्ट्राइक कर रहा है, ये इसके ऊपर स्ट्राइक कर रहा है। तो यहां से अपनी फौज को उठा के ये कहां ले आया, यहां ले आया, तो इसकी कुछ प्लानिंग है तभी तो लेके आया है। तो चुनिंदा कॉम्बैट टुकड़ियों को वहां से हटा लिया है और उन्हें सीधे भारत से सटी जो एलओसी है, ये वाली जो लाइन एलओसी है, यहां पर लाके खड़ा कर दिया। यानी उसने मान लिया है कि उसका असली खतरा अफगानिस्तान के तालिबान से नहीं बल्कि भारत से है। दूसरा मोर्चा क्या है? तकनीक का। जैसा कि थंबनेल में भी साफ दिख रहा है, मैंने जो थंबनेल लगाया है उस पर, कि एलओसी पर तैनाती 35 ड्रोन यूनिट कोई मामूली ड्रोन्स नहीं है। पाकिस्तान इसके लिए टर्की की मशहूर डिफेंस कंपनी वाइकर के संपर्क में है, जिसके बैराक तार ड्रोन्स ने दुनिया भर में युद्धों में तबाही मचाई है। पाकिस्तान कराची के पास एक बड़ा ड्रोन असेंबली प्लांट भी लगा रहा है ताकि भारत के खिलाफ एक नया हाइब्रिड वॉरफेयर शुरू किया जा सके। ये भी थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहता हूं। अभी इसके ये वाला टर्की ड्रोन प्लांट लगा रहा है, मिल्क जेम्स सबमरीन भी देगा। मतलब पाकिस्तान को ड्रोन सप्लाई करने के बाद अब टर्की कराची के पास साझा कॉम्बैक्ट ड्रोन असेंबली प्लांट भी लगाया है। यहां हर साल 700 ड्रोन बनेंगे। पाकिस्तान ने इन ड्रोन्स को बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करने का एमओयू भी किया है। टर्की पाक के लिए मिल जेम क्लास पनडुब्बी भी बना रहा है। पाकिस्तान को पनडुब्बी की साल के अंत तक डिलीवरी भी मिल जाएगी। और मिलजम सबमरीन की खासियत क्या है ये आप देख सकते हैं, स्टील्थ डिजाइन होगी, मतलब इसको कोई भी, अगर किसी की भी कोई रेज आएंगी इसको पकड़ने के लिए तो इसको पकड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेगा अपने अंदर या अलग अलग डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर देगा। ठीक है, तो इस पर कोई किसी का भी एयर डिफेंस सिस्टम इसको पकड़ नहीं पाएगा। तो बहुत अच्छी मतलब टेक्नोलॉजी होती है।
मिसाइल सिस्टम भी है इसमें कि दुश्मन के जहाज और हवाई खतरों पर हमला कर सकती है इस सबमरीन से। पनडुब्बी जो है ये रोधी क्षमता है कि दुश्मन की सबमरीन का पता लगाकर कार्रवाई कर सकता है। हेलीकॉप्टर ऑपरेशन है कि नौसैनिक हेलीकॉप्टर तैनात किए जा सकते हैं। आधुनिक रडार सेंसर है, समुद्री निगरानी और युद्ध क्षमता बढ़ाते हैं। ये पाकिस्तान का जो पूरा फायदा मिलने वाला है, इससे पाकिस्तान का फायदा मिलेगा। अच्छा, अभी आप यहां भी देख सकते हो पाकिस्तान को मिलेगा J-35 फाइटर जेट और ड्रोन। ये कौन देने वाला है? चाइना देने वाला है, इसको देने वाला है। अब भाई पूरा खेल इसके पीछे जो सबसे बड़ा जो खिलाड़ी है वो चीन है। चीन पाकिस्तान को 5वीं पीढ़ी का जो 5th जनरेशन के सबसे आधुनिक J-35 स्टील्थ फाइटर जेट देने की तैयारी में है। चीन का लॉजिक सीधा है, उसने पाकिस्तान में सीपैक के तहत अरबों डॉलरों का निवेश किया है। अगर पाकिस्तान डूबता है तो चीन का निवेश भी डूबेगा। इसलिए चीन और टर्की की मदद से पाकिस्तान एक ऐसा चक्रव्यूह बना रहा है जिससे वो भारत के हवाई और मैदानी डिफेंस को चुनौती दे सके। इसके अलावा वो मिडिल ईस्ट के इराक जैसे देशों से भी लॉजिस्टिकल सपोर्ट की जुगाड़ में है ताकि युद्ध की स्थिति में उसे हथियारों की कमी ना पड़े। भारत का अब जो काउंटर प्लान है जो पाकिस्तान का विनाश है वो भी मैं आपको बताऊं तो J-35 काफी अच्छा प्लान है। 5th जनरेशन का ये एक फाइटर जेट्स होने वाला है। हमारे पास अभी 4.5 जनरेशन का राफेल विमान है, ठीक है, जो फ्रांस से लिया है। 5th जनरेशन हमारे पास है नहीं, बात चल रही है, अमेरिका से भी चल रही है, रसिया से भी चल रही है, ठीक है, अभी हमारे पास है नहीं। हमारा खुद का भी बन रहा है, ठीक है, लेकिन अभी है नहीं। इसकी कुछ खास बात होती है। स्टील जेट होता है, रडार इसको पकड़ नहीं सकती है। मल्टी रोल होता है, हवा जमीन दोनों पर हमला कर सकता है। एक इसके अंदर ऐसा रडार होता है एक साथ कई टारगेट ट्रैक कर सकता है। और इंटरनल हथियार होते हैं, मिसाइलें अंदर रहती हैं, छिपी रहती हैं इसके अंदर। और स्मार्ट नेटवर्किंग होती है, दूसरे जेट और सिस्टम से रियल टाइम डेटा शेयर कर सकता है। इसकी ये कुछ खास बातें होती हैं साथ में। अच्छा, भारत क्या कर रहा है? लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या चीन के जेट्स, टर्की के ड्रोन्स और पाकिस्तान की यह हड़बड़ाहट भारत के सामने टिक पाएगी? मिलिट्री एनालिसिस कहता है कि पाकिस्तान इस बार अपनी जिंदगी की सबसे आत्मघाती भूल करने जा रहा है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में देश को आश्वस्त किया है कि भारतीय सेना आधुनिक और न्यू इज वॉरफेयर के लिए पूरी तरीके से मुस्तैद है। पाकिस्तान अगर एलओसी पर ड्रोन्स तैनात कर रहा है तो भारत के पास पहले से ही इजरायली तकनीक से लेस एडवांस एंटी ड्रोन सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक जैमर्स तैनात हैं जो दुश्मन के ड्रोन्स को हवा में ही अंधा कर देते हैं। रही बात चीन के J-35 स्टील्थ फाइटर की, तो भारत का S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम और राफेल जेट्स में लगी मेटेओर मिसाइल किसी भी अदृश्य विमान को पलक झपकते ही मलबे में बदलने की ताकत रखते हैं। सबसे बड़ा लॉजिक यह है कि आधुनिक युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि मजबूत तिजोरी और मजबूत हौसलों से जीते जाते हैं। आज का भारत आर्थिक और सैन्य रूप से पाकिस्तान से कोसों आगे है। अगर पानी के इस विवाद में पाकिस्तान ने सीमा पर कोई भी दुस्साहस किया तो भारत को अपनी पूरी फौज भी नहीं उतारनी पड़ेगी। पाकिस्तान अपनी ही कंगाली भुखमरी और भारत की इस अवैध रणनीति के चक्रव्यूह में फंसकर हमेशा कदम के लिए तबाह हो जाएगा। सिंधु का पानी तो दूर, पाकिस्तान का नक्शा ही इतिहास की किताबों में सिमट कर रह जाएगा। साथियों, मैंने कंप्लीट जो भी इंफॉर्मेशन थी आर्टिकल्स में, खबर्स में आ रही थी, वो मैंने आपको बता दी है। वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान को जरूर जवाब दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद साथियों।